हाँ, तो कल के चैप्टर का एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हैं फटाफट, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने किया था चैप्टर नंबर 8, इनोवेशन ट्रेंडिंग अप बट नीड एंड थ्रस्ट स्पेशली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इस चैप्टर का जिस्ट ये है दैट R&D पर यानी रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करने की जगह भारत का जो निजी क्षेत्र है यानी प्राइवेट सेक्टर है वो किस में लगा रहता है, वो जुगाड़बंदी में लगा रहता है। और जुगाड़बंदी के चलते अभी लाइट चली गई है और मेरे को उसको लैपटॉप को कहीं और लगाना पड़ेगा चार्जिंग पे यार। 2 मिनट का टाइम दो, 2 मिनट रुकिए। मेरे को लग रहा है बेड पे बैठ के देना पड़ेगा लेक्चर, और बेड पे बैठ के नींद बड़ी आनी है मेरे को। 1 सेकंड रुको। अभी ठीक है। अभी ठीक है, आ रही है, फोटो विजिबल है। ओके, ठीक है ठीक है। मेरी फोटो नहीं कह रहा मैं, इसकी कह रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर। तो इस चैप्टर का क्या था कि R&D पर खर्च करने की जगह भारत का जो निजी क्षेत्र है यानी प्राइवेट सेक्टर है वो जुगाड़बंदी में लगा रहता है, इसलिए हमारा देश क्या है, बैकवर्ड है। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको इनोवेशन रिलेटेड इंडेक्स पढ़ना है जो कि हमने पढ़वाया था, और रैंकिंग के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया की क्या रैंक है GII के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कल चैप्टर शुरू करवाने से पहले हमने आपको बताया था जैसे जुगाड़ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन दिया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है बताइए? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? विप्रो करता है। वेरी गुड रचना, वेरी गुड सुमन, सारा, हरसिमरन, वेरी गुड। ओके, विद द हेल्प ऑफ सम एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, थीम क्या थी 2020 की? हु विल फाइनेंस द इनोवेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और इंडिया टॉप 50 कंट्रीज में से है एज पर 2020 रिपोर्ट। तो इंडिया का रैंक क्या है सर? 48। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ओके, तो इस तरह से चीजें आपको याद रखनी है। जैसा कि देख सकते हो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, इसकी जो थीम थी हु विल फाइनेंस द इनोवेशन, और इट इज पब्लिश बाय द WIPO, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये देख सकते हो सर इंडिया का रैंक टॉप 50 में है, 48 रैंक है 2020 में। गुड मॉर्निंग। ठीक है, इंडिया की परफॉर्मेंस दी हुई है डिफरेंट पिलर्स पे। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हमारी नॉलेज और टेक्नोलॉजी आउटपुट में है, और सबसे घटिया है हमारी परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में। सड़कें वड़कें टूटी हैं, ये तो अंडरस्टूड ही रहेगा। ठीक है, सड़कें बनाते बाद में, तोड़ते पहले हैं। आपके वहाँ भी ऐसा होता है कि सड़क बनती है उसके बाद इनको ध्यान आता है कि अरे यार सीवरेज के पाइप डालने थे, तो सड़क तोड़ देते हैं? ऐसा होता है वहाँ पे आपके, है ना? बनेगी बाद में, पहले ही क्या कहते हैं, सीवरेज वीवरेज डालने शुरू कर देंगे, पाइप डालने शुरू करेंगे। बंदा कहता है अरे यार मुश्किल से तो शक्ल निकली थी। ठीक है, अब बिगाड़ दी। चलो, तो जैसे कि लिखा हुआ है इंडिया रैंक 48 अमंग 131 कंट्रीज, और इंडिया के साथ साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि अलॉन्ग विद अदर इकोनॉमीज वियतनाम, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा और कीनिया, ठीक है, भी आई हैं टॉप 50 में पहली बार। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? मिलके कॉर्नल यूनिवर्सिटी, इन सीड, मैंने आपको कहा था इसके बारे में R&D कर लेना, और विप्रो। ओके, उसके बाद बताया था कि ग्लोबल लीडर्स इन इनोवेशन इन 2020, ये आपको रटने पड़ेंगे। जैसे सेंट्रल और सदर्न एशिया में इंडिया नंबर 1 पे है, याद रखना।
नॉर्थ अमेरिका में यूएस और कनाडा, यूरोप में स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड वैसे भी नंबर 1 पे है। ओके, जैसा कि देख सकते हो, स्विट्जरलैंड इज द वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी फॉलोड बाय द स्वीडन, देन यूएस, देन यूके। याद रखना, पहले यूएस आएगा फिर यूके आएगा, और उससे पहले 2 एसएस वाले हैं। स्विट्जरलैंड तो याद ही रहेगा, उसके बाद स्वीडन है, दोनों स्व से शुरू हैं, स्व से। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, देन यूएस, यूके। ओके, एंड आफ्टर दैट नीदरलैंड। ओके, हाईलाइट्स R&D इंसेंटिव कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज के 2012 से 17। इंडिया भी ये सब कर रहा है, टैक्स अलाउंस डिडक्शन भी दे रहा है इंडिया। ओके, और टैक्स क्रेडिट नहीं दे रहा, क्योंकि कोई भी नहीं दे रहा, बहुत रेयरली कोई कोई दे रहा है, जैसे यूएस दे रहा है। और एसएलएटी डेप्रिसिएशन भी दे रहा है R&D एसेट्स और कैपिटल पे। रिड्यूस टैक्स रेट नहीं दे रहा, टैक्स रेट कम नहीं कर रहे, हम लोगों ने टैक्स हॉलीडे करी है, ठीक है, बात एक ही है। टैक्स डेफरल कोई भी नहीं कर रहा, टैक्स एग्जाम्पशन इंडिया कर रहा है, ठीक है। इन द लास्ट वन इज ग्रांट्स, ग्रांट्स इंडिया देने में सबसे आगे गया, हमेशा याद रखना। उसके बाद दिखाया गया है इस चैप्टर में कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल्ड बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। तो इंडिया के 92 रेजिडेंट्स ने फाइल किया ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। सपोज उन्होंने कुछ इनोवेटिव किया होगा तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने फाइल याचिका मतलब जाहिर की है कि हमारे इस प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क दिया जाए। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर कितना है रिसर्च और डेवलपमेंट में इंडिया का बहुत कम है। कितना है? 0.65 है, और जितनी भी बाकी टॉप 10 इकोनॉमीज हैं उनका 3% है। ओके, याद रखना, तो हमें इससे मैच अप करना। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनफ डिस्पाइट गवर्नमेंट टैक्स सब्सिडी और ग्रांट इंसेंटिव। मतलब इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा इनोवेशन वगैरह में, हालांकि गवर्नमेंट ने कितनी सारी टैक्स सब्सिडीज और ग्रांट इंसेंटिव दिए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि प्राइवेट सेक्टर की क्या है, जुगाड़ मेंटेलिटी है। ओके, एंड दैट नॉट हेल्पिंग द रियल प्रोफेशनल इनोवेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस इन मेक इन इंडिया एंड असेंबल इन इंडिया, जो कि बहुत जरूरी है। ओके, चाइना के बारे में बताया था कि चाइना ने इनिशिएट किया था जनवरी 2006 में MLP प्लान, दैट इज मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान, जिसमें क्या था, पहला गोल क्या था, चाइना को इन्होंने क्या बनाना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान में, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड MLP कॉल्ड फॉर चाइना टू बिकम एन इनोवेटिव ओरिएंटेड सोसाइटी। इनोवेशन ओरिएंटेड सोसाइटी बनाना था चाइना को 15 साल में। और वो कहते हैं कि 2050 तक अगला गोल क्या है, चाइना को क्या बनाना है, वर्ल्ड लीडर बनाना है। किसमें बनाना है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। देखो, पहला गोल तो था इनोवेशन ओरिएंटेड सोसाइटी बनाना है, मतलब कि वहाँ की सोसाइटी को जागरूक करना है कि इनोवेटिव बने, ठीक है। और 2050 तक वो क्या कहते हैं कि चाइना को हम क्या बना देंगे, वर्ल्ड लीडर बना देंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। कोरोना काल में, कोविड के पीरियड में सबसे ज्यादा जिस देश ने कमाई की है ना, सबसे ज्यादा नोट छापे हैं जिसने, वो चाइना ने किया, क्योंकि आपकी जितनी भी मास्क मेकिंग मशीन्स हैं वो सारी चाइना से इंपोर्ट हुई हैं, याद रखना। ओके, डेवलपिंग कैपेबिलिटीज फॉर इंडिजीनियस इनोवेशन एंड टू लीपफ्रॉग इनटू लीडिंग पोजीशन इन अ न्यू साइंस बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। ये चाइना की टारगेट और इंस्ट्रूमेंट है। आपको फर्स्ट पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, जो कि है कि चाइना का जो गर्ड है, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D इंक्रीज हुआ है सर 1.35 से कितना, 2.5%। और इंडिया का कितना, अभी बताया था मैंने 1 मिनट पहले, 0.65। वेरी गुड, याद रखना, चाइना का याद रखना। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि चाइना का ग्रोस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च और डेवलपमेंट इंडिया से ज्यादा है या कम है, तो इंडिया से क्या याद रखेंगे, इंडिया से ज्यादा, ठीक है। चाइना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। अरे यार, फोन कहाँ रख दिया मैंने। तो आगे चलते हैं सर। हाँ, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 7। इसमें कोई डाउट है देवियों और सज्जनों? तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
इस पे स्टार मार्क लगा लेना। हमारा स्टार थोड़ा गंदा सा बन गया, लगा लेना इस पे स्टार मार्क। दोबारा गंदा बना क्योंकि हमारा माउस इतनी चीज जरा काम नहीं कर रहा। एनीवेज, फैक्टर नंबर 7 शुरू करते हैं सर, जिसकी हेडिंग क्या है, रेगुलेटरी फॉरबियरेंस एंड इमरजेंसी मेडिसिन नॉट अ स्टेपल डाइट। फॉरबियरेंस का मतलब क्या होता है सर? फॉरबियरेंस का मतलब होता है सर रियायत, मतलब कि छूट देना। सपोज करो मैं आपको छूट दे दूं कि आप कुछ भी बकवास लिख सकते हो इस लेक्चर के दौरान, कुछ भी यहाँ पे टाइप टूप करो, अपनी आपकी जो मर्जी है, चुटकुले भेजो यहाँ पे नीचे संता बंता के, यहाँ कुछ भी करो, ठीक है। रियायत देना यानी कि मैंने आपको फॉरबियरेंस दे दी, याद रखना। फॉरबियरेंस मीन्स रियायत या फिर छूट। ओके, तो इस चैप्टर की हेडिंग से कुछ समझ आ रहा है कि क्या कह रहा है वो? रेगुलेटरी फॉरबियरेंस एंड इमरजेंसी मेडिसिन। मतलब कि अगर मैंने आपको, सपोज करो आप बीमार हो, आपकी मम्मी ने आपको छूट दे दी है कि बेटा जब तक बीमार है तब तक तेरे को पढ़ाई नहीं करनी, दिमाग पे बोझ नहीं डालना, ठीक है। यानी आपकी मम्मी ने क्या किया थी? रेगुलेटरी फॉरबियरेंस की थी, वो छूट दी थी कि आपको पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग पे जोर मत पड़े क्योंकि आपको कुछ गहरी बीमारी है। ओके, यानी आपकी मम्मी ने क्या दी है? रेगुलेटरी फॉरबियरेंस। तो इस चैप्टर में वो क्या कह रहा है? रेगुलेटरी जो फॉरबियरेंस है, यानी जो छूट दी आपकी मम्मी ने, वो इमरजेंसी मेडिसिन है, यानी कि वो तब तक है अब तक आप बीमार हो। यानी इट इज नॉट अ स्टेपल डाइट, मतलब ये नहीं कि आप रोज ही, मम्मी ठीक भी हो गए बीमारी से, उसके बाद भी मम्मी कह रही है बेटे दिमाग पे बोझ मत डालो, क्योंकि आपकी मम्मी अगर वो करेगी बार बार, होल्ड फॉर अ सेकेंड, आपकी मम्मी सपोज आपको कहेगी कि बेटा आराम करो, और आपको भी आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना, कि उसको टेक एज ग्रांटेड लेने की कि भैया मम्मी तो कुछ कहेगी नहीं क्योंकि मेरा दिमाग बड़ा कमजोर है, मैं बीमारी से उठी हूँ, तो मैं इस चीज को वो बना लेती हूँ, और फिर ये चीज आपकी आदत बन जाएगी, है ना। तभी कहते हैं कि बीमार भी हो तो खाली रीड ही कर लो या वीडियो देख लो कोई, ठीक है। एनीवेज, तो इस चैप्टर का जिस्ट क्या है? तो यहाँ हमने आपको एग्जांपल दिया आपकी बीमारी का, तो इंडियन इकोनॉमी को भी कुछ इस तरह की बीमारी होगी थी जिसके लिए कुछ इमरजेंसी मेडिसिन दी गई, और उस इमरजेंसी मेडिसिन को रोका नहीं गया। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी मम्मी ने आपको कहा कि बेटा आराम करो, किताबें छूने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो उस टाइम के लिए बोला था जब तक आप बीमार थे, लेकिन आप जब बीमारी से ठीक भी हो गए हो, आपकी मम्मी ने आपको बोला ही नहीं कि बेटा दोबारा से किताबों को छुओ, दोबारा पढ़ो, ठीक है, जिससे आपकी क्या हुआ, वो आदत छूट गई, और आप और ही ज्यादा नालायक और निखद्दे क्या बन गए? कामचोर, मतलब पढ़ाई से दूर भागने वाले बन गए। ओके, तो सिमिलरली इस चैप्टर का जिस्ट क्या है कि आफ्टर द सब प्राइम क्राइसिस इन 2007-8, याद है सब प्राइम क्राइसिस हमने पढ़ा था कि यूएस ने अपने सब प्राइम बोरोवर्स को लोन दिया था, फिर वो चुका नहीं पाए थे जिससे सब प्राइम क्राइसिस आया था। याद हो, गलती से पढ़ा हो, याद है ना। तो वो कहता है कि सब प्राइम क्राइसिस, इस चैप्टर का निचोड़ क्या है? सब प्राइम क्राइसिस के बाद, आफ्टर सब प्राइम क्राइसिस, आरबीआई ने रिलैक्सेशन दी थी, ठीक है, बैंक्स को। गुड मॉर्निंग भैया, सही टाइम पे आए हो। आरबीआई ने रिलैक्सेशन दी थी जो कि कंटिन्यू करी आरबीआई ने आफ्टर द सब प्राइम क्राइसिस ओवर, मतलब सब प्राइम क्राइसिस के खत्म होने के बाद भी उसने रिलैक्सेशन जारी रखी, और उस टाइम आरबीआई का गवर्नर कौन था? आरक्यू, दैट इज रघुराम राजन। तो इसकी बेइज्जती कर रखी है इस चैप्टर में कि भाई तूने वो दवाई जो शुरू करी थी रिलैक्सेशन नाम की, कि काफी ज्यादा मंदा चल रहा है इकोनॉमी में सब प्राइम क्राइसिस की वजह से, जो उस वक्त तूने रिलैक्सेशन दी थी उसको तूने कंटिन्यू रखा, उसको बंद करना चाहिए था। ओके, तो तूने नहीं किया। जैसे कि लिखा हुआ है, इट्स लाइक बुखार खत्म होने के बाद भी दवाई जारी रखना। सपोज करो डॉक्टर ने आपको डोज दी है, आप बीमारी से उठ चुके हो, ठीक है, उसके बाद भी थोड़ी पागलों की तरह खाते रहोगे। डॉक्टर कहेगा बेटा खाते रहो, 2 साल खाते रहो, ठीक है। इट्स लाइक बुखार खत्म होने के बाद भी दवाई जारी रखना, दैट इज, इसका मतलब क्या है? इमरजेंसी मेडिसिन इज नॉट अ स्टेपल डाइट। आया चैप्टर की हेडिंग का मतलब समझ में आया बच्चा लोग? रेगुलेटरी फॉरबियरेंस एंड इमरजेंसी मेडिसिन नॉट अ स्टेपल डाइट। नहीं समझ आया तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हो आप, बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया।
इससे ज्यादा सिंपल तरीके से नहीं समझा सकता, ठीक है। तो हुआ क्या सर, वो जो दवाई दी थी, यानी कि जो रिलैक्सेशन दी थी आरबीआई ने बैंकों को, ठीक है, वो कंटिन्यू रही सब प्राइम क्राइसिस के खत्म होने के बाद भी, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, भारतीय बैंकों की नालायकी और धांधली और बढ़ गई, ठीक है। और जिस वजह से क्या हुआ, बैंक स्कैम बढ़ गए और फ्रॉड बढ़ गए, जैसा कि आपको पता ही है, नीरव मोदी कांड, ठीक है, यस बैंक घोटाला, धनलक्ष्मी बैंक घोटाला और लक्ष्मी विलास बैंक घोटाला एटसेट्रा, और भी कई सारे घोटाले हुए थे बैंकों के, आप गूगल कर सकते हो। तो मैंने 3-4 के एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज वही मैंने बताया कि आपकी मम्मी ने आपको कहा कि भैया क्या कहते हैं, अभी तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, अभी आप बीमार हो, और ये चीज को आपने आदत बना लिया, और वो जब आदत बन गई आपकी, फिर पढ़ाई बिल्कुल ही छूट गई और आप फिर वो निकम्मे काम करने लग गए, ठीक है। तो सिमिलरली बैंक को जब रिलैक्सेशन दी गई थी, तो उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया, उस चीज को एज अ टेक एज ग्रांटेड ले लिया, जिस वजह से क्या हुआ, भारतीय बैंकों की नालायकी और धांधली और बढ़ गई, और जिससे बैंक के स्कैम्स और फ्रॉड्स होने लगे बैंकों में, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये देख सकते हो सर, रघुराम राजन, देखा होगा आपने इनको, आरक्यू बोलते हैं इनको प्यार से, रघुराम राजन, ठीक है। इवन आफ्टर द सबप्राइम क्राइसिस ही सेड क्लियरली आई एम नॉट अ सुपरमैन। तो इस चैप्टर में आप कहोगे कि सर ठीक है, उस टाइम रघुराम राजन ने गलती की थी रिलैक्सेशन देके, अभी लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने भी रिलैक्सेशन दे रखी है, शायद आपको पता हो, कोरोना वायरस के टाइम पे, ये जो कोविड पीरियड चल रहा है उसके दौरान, वो क्या रिलैक्सेशन दे रखी है, मोरेटोरियम ऑन लोन टिल कोरोना गेट ओवर, कि जब तक कोरोना काल खत्म नहीं होता तब तक मोरेटोरियम ऑन लोन, ठीक है, लोन पर मोरेटोरियम दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके घर में भी शायद किसी ने, मम्मी पापा ने या किसी ने रिश्तेदारी में, आपको पता हो, लोन ले रखा हो, ठीक है। तो लोन मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है, आपके सपोज आप बैंक से लोन लोगे तो आपको हर महीना किस्त देनी पड़ती है ना, इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, ठीक है, जो बैंक आपने लिंकअप किया होता है, ठीक है। तो होता क्या है सर, अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया कोरोना काल में लोगों की आमदनी नहीं हो रही है, इससे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए सपोज 3 मंथ्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोन मॉरिटोरियम कर देंगे, यानी कि बैंक कोई भी किस्त नहीं काटेगा आपके अकाउंट से, ठीक है, उसको लोन मॉरिटोरियम बोलते हैं, या ढील देना लोन में, ठीक है। तो मोदी गवर्नमेंट ने भी ये ढील दी, यानी रिलैक्सेशन दी, डील यानी मोरिटोरियम ऑन लोन टिल कोरोना गेट ओवर, सो वंस क्राइसिस इज ओवर इमीडिएटली स्टॉप सच रिलैक्सेशन। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इसमें जस्टिफाई किया है कि भैया जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, कोरोना काल खत्म होते ही हम ये रिलैक्सेशन खत्म कर देंगे, जो कि हमारे रघुराम राजन ने नहीं की थी, जिसका खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ा। ये देख सकते हो इतने सारे कांड हुए। समझ आया, इस चैप्टर में ये है निचोड़, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ और ज्यादा। इतना समझ में आया तो आगे चलें हम लोग। देवियों सज्जनों, आ गया, चलो ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोन मोरेटोरियम क्या होता है शुद्ध भाषा में, कि वो जो किस्त देनी होती है आपको लोन की, वो नहीं कटेगी। जैसे कि लिखा हुआ, बोरोवर्स हु हैड ऑप्टेड फॉर द लोन मोरेटोरियम, जिन्होंने ऑप्ट किया लोन मोरेटोरियम, दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू पे ईएमआईज ड्यूरिंग दैट पीरियड। मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो कि लोन मोरेटोरियम का तय किया गया है, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए कोई भी ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट रिलेटेड, बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू एनपीएस, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बैंकिंग सिस्टम में, उससे रिलेटेड हमारा टेस्ट भी हो चुका है, अगर बच्चा लोग को पता हो। जिसको क्या कहते हैं, अभी ये नहीं पता क्या कहते हैं एनपीएस के बारे में, तो मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं आपको एनपीए वाली स्लाइड वो कर दूंगा, हालांकि मैंने इकोनॉमिक्स वाले ग्रुप में की हुई है। ओके, दूसरी चीज आती है सर आईबीसी कोड, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, ये हमने नहीं किया हुआ, ये हम करेंगे क्लास में आज। ओके, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 2 में रेगुलेटरी बॉडीज है, जोन जोन सी बॉडीज आएंगी, जैसे एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जीएस पेपर 2 में पॉलिसी स्कीम्स डिजाइन इंप्लीमेंटेशन, जीएस पेपर 3 में प्लानिंग ग्रोथ रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ठीक है। अभी एक एक करके हम करते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ।
तो जैसे कि बताया कि रेगुलेटरी फॉरबियरेंस के कॉन्सिक्वेंसेस बताए हुए हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। रेगुलेटरी फॉरबियरेंस मतलब कि जो रियायत दे रखी थी, रिलैक्सेशन दे रखी थी, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्याज पहले 12% थी उस वक्त, ठीक है, सब प्राइम क्राइसिस होने से पहले वो ब्याज घटा के कर दी 10%, ठीक है। तो इससे हुआ क्या सर, इससे क्या हुआ सर, कुछ लोग एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स करवाने लग गए। एवरग्रीनिंग का मतलब यानी पुराना जख्म फिर से नया करना, ठीक है। मान लो आपने पहले ही लोन ले रखा है, अब उस लोन का टाइम पीरियड खत्म हो गया कि आपको पैसे देने था इतनी पर्टिकुलर अवधि के बीच में, लेकिन आपने नहीं दिए, तो उस चीज को, पुराने वाले लोन को चुकाने के लिए आपने नया लोन ले लिया, इसको कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। ओके, जैसे कि लिखा हुआ है कंपनी टेकिंग न्यू लोन्स टू रीपे द प्रीवियस लोन्स, यानी कर्जे का निरंतर हरितकरण, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन बेसिकली। समझ आ गई? कंपनी पुराने वाले लोन को चुकाने के लिए नया लोन ले रही है, इसको क्या बोलेंगे, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट टर्म बड़ी महंगी सी है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, ठीक है। दूसरी है सर जॉम्बी लैंडिंग। जॉम्बी लैंडिंग, जॉम्बी बेसिकली किनको कहा गया है, जॉम्बी उनको कहा गया है कि सपोज करो कोई बंदा है, चलो मेरे मेरे एग्जांपल ले लो, सपोज करो मैंने लोन लिया था, ठीक है, सपोज मैंने लोन लिया था और मेरा पिछला रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, यानी कि मैंने टाइम से पैसे नहीं चुकाए हैं, ठीक है, और मेरा वो जो लोन था वो एनपीए बन चुका है, ठीक है। अभी मेरे दोबारा से पुराने वाले लोन को चुकाने के लिए दोबारा से वो मांग रहा हूँ, नया लोन मांग रहा हूँ, ठीक है, यानी मेरे लोन की एवरग्रीनिंग हो रही है। तो जो मैं लोन मांग रहा हूँ, तो मेरे को उन्होंने क्या टर्म दी कि ये बंदा क्या है, जॉम्बी लैंडिंग, यानी इसको जितना देंगे, ये जॉम्बी समझते हो, जॉम्बी वाली मूवीज देखी होगी यार, वो बंदे से कुछ भी खा लेते हैं, समझे? इंग्लिश मूवी नहीं देखी? जॉम्बीज पता क्या होते हैं? जॉम्बीज वो भूत से होते हैं यार, मरे हुए से, जिंदा लाश जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी खा लेते हैं, तो इसलिए उसको, उन बंदों को जो कि दोबारा दोबारा लोन ले रहे हैं, ठीक है, पुराना कर चुकाने के लिए, उनको जॉम्बी का नाम दिया गया, उस पर्टिकुलर थिंग को जॉम्बी लैंडिंग बोला हुआ है। जैसे कि लिखा, व्हेन अ वीक बैंक कीप गिविंग न्यू लोन्स टू द वीक और सब प्राइम ओवर लेवरेज्ड बोरोवर, यानी मेरे जैसे जो जिन्होंने लोन पुराना नहीं चुकाया हुआ, जब ये बैंक नए नए लोन देता रहेगा वीक सब प्राइम ओवर लिवरेज बोरोवर को, उसको क्या बोलेंगे, जॉम्बी लैंडिंग। आपको और एक्सप्लेन करवा देते हैं। ये देख सकते हो सर, जॉम्बी के हाथ, जॉम्बी ने नोट ले लिए, जॉम्बी को कुछ भी दोगे वो ले लेगा, खा लेगा, ठीक है। उस टर्म को जॉम्बी लैंडिंग बोला गया। तो फोरबियरेंस का मतलब क्या? फोरबियरेंस का मतलब रियायत, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। जैसे कि लिखा हुआ, ड्यूरिंग द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस द गवर्नमेंट रिलैक्स्ड प्रोविजनरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया रिलैक्सेशन दी थी फॉर बैंक्स, बैंकों के लिए, टू हेल्प बोरोवर्स, टू हेल्प बोरोवर्स टाइड ओवर टेम्परेरी हार्डशिप, मतलब कि जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो कुछ दिक्कतें आई थी, उससे वो क्या कहते हैं, निजात पाए टाइम से, दैट कॉज ड्यू टू द क्राइसिस एंड प्रिवेंट अ लार्ज कंटेजियन, ठीक है। हाउएवर फॉरबियरेंस कंटिन्यूड इवन आफ्टर द इकोनॉमिक रिकवरी, जैसे कि मैंने बताया वो रियायत जो थी वो कंटिन्यू रही इवन आफ्टर द इकोनॉमिक रिकवरी, मतलब इकोनॉमी रिकवर भी होगी उसके बाद भी वो रियायत कंटिन्यू रखी, ठीक है। विच रिजल्टिंग इन डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले बैंकों में, फर्म्स में, ठीक है। एनपीएस बढ़ गए हमारे इतने ज्यादा, एंड द इकोनॉमी, जिसके हमारी अर्थव्यवस्था पर भी काफी दुष्प्रभाव पड़ा, ठीक है। द फॉरबियरेंस पीरियड विटनेस एन इंक्रीज इन लैंडिंग टू अनप्रोडक्टिव फर्म्स, मतलब जिन फर्म्स ने दोबारा से लोन नहीं चुकाना है, उन फर्म्स को देखा गया कि काफी ज्यादा इन्होंने उधार दे दिया, लोन दे दिया, ठीक है। पॉपुलरली रेफर टू एज zombies, मतलब वो अनप्रोडक्टिव फर्म्स को क्या बोल रहा है, zombies, ठीक है। और zombie लैंडिंग क्या हुई, ये वाली लाइन पढ़ो सिर्फ, वन zombies मतलब किसको बोला गया, वन हु आर अनेबल टू मीट देयर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस फ्रॉम देयर इनकम एंड आर कैरेक्टराइज्ड एज zombies, ठीक है। ये लाइन है, वन हु आर अनेबल टू मीट देयर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन फ्रॉम देयर इनकम एंड आर कैटेगराइज्ड एज zombie। तो ये समझ में आ गया, फॉरबियरेंस, zombie लैंडिंग और एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, इनका तीनों का मीनिंग समझ में आया? कोई बच्चा हो जिसको ना समझ में आया हो तो वो बताए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये बड़ी खतरनाक टर्म्स दिखने में लगती है लेकिन इतनी खतरनाक है नहीं, until and unless if you know the exact meaning of that word।
तो प्लीज मेक श्योर कि उस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। अदरवाइज पेपर में आ गया फॉरबियरेंस का मतलब क्या है, रेगुलेटरी फॉरबियरेंस का मतलब क्या है, पहले तो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस का मतलब समझाओ, उसके बाद उसको एग्जांपल देके समझाओ कि आरबीआई ने रिलैक्सेशन कर दी थी, गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन कर दी थी, जिसके दुष्परिणाम क्या हुए, जिसके दुष्परिणाम क्या हुए, डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हुए सर बैंकों के, फर्म्स के, इकोनॉमी के एग्जांपल आप देख सकते हो, नीरव मोदी कांड, यस बैंक घोटाला एटसेट्रा। ओके, तो आगे चलते हैं सर। हम्म तो हमने इस पॉलिसी से क्या लेसन सीखा फॉर द पोस्ट कोरोना रिकवरी, यानी क्या नीति पाठ हमने सीखा। वो कहते हैं ड्यूरिंग कोरोना अगेन आरबीआई, जैसे मैंने आपको बताया कि कोरोना काल में आरबीआई ने भी रिलैक्सेशन दी। वो रिलैक्सेशन क्या थी, ड्यूरिंग कोरोना आरबीआई हैज अनाउंस्ड रेगुलेटरी फॉरबियरेंस मेजर, जैसे कि लोन मोरेटोरियम, लोन रीस्ट्रक्चरिंग एटसेट्रा। ठीक है, ये दिया, बट पॉलिसी मेकर शुड नॉट कंटिन्यू सच इमरजेंसी मेजर आफ्टर द क्राइसिस इज ओवर। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने एक सर्वे में ये बात बोली है कि भैया आपातकाल, ये जो सिचुएशन है, ये जो कोरोना काल की सिचुएशन है, इसके खत्म होने के बाद भी इस प्रकार की क्षमा यात्रा को, क्षमा और रियायतों को तुरंत बंद करना चाहिए। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि हम तो भाई कर देंगे, हम तो समझदार हैं, हम पहले वाली गवर्नमेंट की तरह नहीं है, जैसे कि लिखा, बट पॉलिसी मेकर शुड नॉट कंटिन्यू सच इमरजेंसी मेजर आफ्टर द क्राइसिस इज ओवर। ठीक है, एंड एज द इकोनॉमी रिकवर सच फॉरबियरेंस मस्ट बी स्टॉप्ड। और जैसे ही ये क्राइसिस ओवर होगा, ये जो रियायत है ये स्टॉप कर दी जाएगी। एंड बैंक शुड बी ऑर्डर टू कंडक्ट द AQR, ये वर्ड याद रखना, बड़ा महंगा वर्ड है, एसेट क्वालिटी रिव्यू। बैंक के एसेट क्या होते हैं, बैंक के एसेट क्या होते हैं, कोई बताएगा, बताने वाले की दिल से इज्जत की जाएगी, दिल से। बैंक के एसेट क्या होते हैं, मैंने बताया था, याद करो, बैंक के एसेट्स क्या होते हैं, थोड़ा आसपास हो, क्लियर बोलो। अरे ट्रेजरी बिल कहाँ से आ गए, बैंक के एसेट्स क्या होते हैं यार, तुम्हारे एसेट्स क्या हैं, तुम्हारे एसेट्स, अगर मैं तुम्हारे से मेरे एसेट्स क्या है, मेरा एसेट ये फोन है, मेरे पास कार है, वो मेरा एसेट है, यानी कि मेरी फैक्ट्री है, यानी जो चीज मेरे को कमा के देगी, मेरी फैक्ट्री है, उसमें मशीन्स लगी हुई हैं, वो मेरे को कमा के देंगी, तो बैंक के एसेट्स क्या हुए। वेरी गुड यार, किसने बताया, हेमराज ने, वेरी गुड यार। घर में बैठे बैठे भाई के लिए ताड़ियां बजाओ, हेमराज भाई के लिए। कॉमन सेंस यूज करो ना, एसेट का मतलब क्या होता है, ये मेरा एसेट है, ये मेरे को कुछ कमा के देगा, मतलब इसको मैं कल को बेच दूं, ये मेरे को कुछ कमा के देगा, समझे मेरी बात। तो बैंक के एसेट्स क्या हुए, लोन हुए, सिंपल है ना। जैसे कि लिखा हुआ है, एज द इकोनॉमी रिकवर्स सच फॉरबियरेंस मस्ट बी स्टॉप्ड एंड बैंक शुड बी ऑर्डर टू कंडक्ट द एसेट क्वालिटी रिव्यू, मतलब कि वो अपने एसेट्स का क्वालिटी रिव्यू करे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अपनी कंपनी के एसेट्स क्वालिटी रिव्यू करना है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, मैं अपनी मशीन्स में देखूंगा कि उसकी क्वालिटी चेक करूंगा कि कोई मशीन खराब तो नहीं होने वाली। तो सिमिलरली बैंक अपना एसेट क्वालिटी रिव्यू करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक अपने लोन को चेक करेगा कि यार कोई मेरा लोन एनपीए में तो नहीं कन्वर्ट होने वाला। एनपीए समझते हो ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, सॉरी। ठीक है, एसेट क्वालिटी रिव्यू समझ आ गया, एंड टेक करेक्टिव मेजर्स अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली वो करेक्टिव मेजर्स लेगा। ठीक है, ये था हमारा पॉलिसी लेसन, हम क्या, हमें क्या सीखे हैं पुरानी गलतियों से पोस्ट कोरोना रिकवरी के दौरान। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे, हाँ, जैसे कि लिखा हुआ, व्हेन एन इमरजेंसी मेडिसिन बिकम्स अ स्टेपल डाइट इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक है ना, वो कहते हैं कि जैसे जब ये जो इमरजेंसी मेडिसिन है, यानी जो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस है, जब इसको आप एक स्टेपल डाइट बना लोगे, यानी कि इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करने लग जाओगे बीमारी खत्म होने के बाद भी, तो ये क्या हो जाएगी सर, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। तो जैसे कि कोरोना काल में आपने क्या कहते हैं रिलैक्सेशन दे दी, ठीक है, उस चीज को बंद करना है। बेसल नॉर्म्स अभी कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, आपको पता होगा। बेसल नॉर्म्स में करवा चुका हूँ पहले ही। लोन मोरेटोरियम अभी बताया था आपको, लोन मोरेटोरियम, लोन की रिलैक्सेशन दे रखी है, और लोन रीस्ट्रक्चरिंग मतलब कि दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना पूरे लोन को। ठीक है, कि ठीक है यार, अब तुम्हारी तारीख यहाँ से शुरू थी,
अभी यहाँ से शुरू कर देते हैं, ये किस्त की तारीख यहाँ से थी, उसको यहाँ से शुरू कर देते हैं, मतलब कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करना लोन की। ओके, एंड बैंक्स ऑडिटर शुड बी पेनलाइज, इसमें कहा हुआ है कि भैया जो बैंक की ऑडिटिंग करते हैं उनको पेनलाइज यानी उनको सजा मिलनी चाहिए इफ नॉट रिपीटिंग द माल प्रैक्टिसेस लाइक एवरग्रीनिंग एंड जॉम्बी लैंडिंग। ये तो बीमारियां, अगर ये जो माल प्रैक्टिसेस हैं, मतलब ये जो गलतियां दोबारा दोबारा दोहराई जा रही हैं, तो बैंक के ऑडिटर जो है, जो ऑडिटिंग करते हैं, ठीक है, उनको सजा मिलनी चाहिए। ओके, एंड दिस वुड क्रिएट फियर और इंसेंटिव्स फॉर द ऑडिटर टू कंडक्ट द बैलेंस शीट इंस्पेक्शन मोर डिलीजेंटली। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि फियर होगा कि भाई बैंक के ऑडिटर को पता होगा कि भाई इससे मेरे को क्या कहते हैं सजा मिल जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बढ़िया काम करूंगा तो उससे मेरे को इंसेंटिव मिलेंगे। ठीक है, फॉर द ऑडिटर टू कंडक्ट द बैलेंस शीट इंस्पेक्शन मोर डिलीजेंटली। ठीक है, तमीज से बढ़िया तरीके से एहतियात बरत के खर्चेगा, सॉरी ऑडिटिंग करेगा। ओके, एक जो बॉडी है एनसीएलटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, शुड बी एम्पावर्ड फर्दर, मतलब इस बॉडी को वो कह रहा है फर्दर एम्पावर करो टू इन्फोर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये बॉडी के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको लिखा था प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, एनसीएलटी दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, शायद मैंने लिखा भी होगा इसके बारे में, लेट मी चेक। हाँ, मैंने लिखा हुआ। तो कुछ भी इस तरह की चीज हो, आपको लिखना क्या है सर, जैसे सपोज करो इस तरह से लिखा हुआ, आपको इसको करना कैसे है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है, इसका जिस्ट कैसे बनाना है। जैसे एनसीएलटी है, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। सब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपने, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, टी फॉर ट्राइब्यूनल याद रहेगा, एनसीएलटी, सीएल कंपनी लॉ, कौन सी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्यूजे, याद रहेगा ना, क्यूजे मतलब क्वासी जुडिशियल है। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत बनी है, कंपनीज एक्ट, ये ब्रैकेट में लिखना है, कंपनीज एक्ट 2013। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाने हैं आपने, इसको हम जिस्ट बोलते हैं, 2013। ठीक है, अगली लाइन क्या है, ओ, हाँ देखो, 4 लाइन को अभी हमने एक ही लाइन में कन्वर्ट कर दिया कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, दैट, तो ये तो अंडरस्टूड है, कंपनी लॉ है तो इंडियन कंपनीज कोई देखेगी। ठीक है, तो इसमें ना कई बार ना पेपर में वो कर देता है, फॉरेन कंपनीज भी लिख देता है। ठीक है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ऐसे लिख लेना कि इंडियन कंपनीज के लिए है। ठीक है, सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए है, फॉरेन कंपनीज के लिए नहीं है। ओके, इस तरह से, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ट्रिक्स होते हैं, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, आपसे ये तो है नहीं कि यूपीएससी पूछेगा एनसीईआरटी के फुल फॉर्म बता दो भाई। ठीक है, established under the Companies Act 2013 and was constituted on 1st of June 2016 by the Government of India and is based on the recommendation of V. Balakrishnan Reddy Committee। ठीक है भैया, इस कमेटी का नाम लिख लेना जरूर, ऑन लॉ रिलेटिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। तो जैसे कि इसमें आप लिख सकते हो, रिकमेंडेशन किसकी, किसने दी थी इसकी, ये बनने की रिकमेंडेशन किसने दी थी, जैसे उसका नाम है बालकृष्ण रेड्डी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सर आपकी लाइन रहेगी है नेक्स्ट, इसका काम क्या है, लॉ रिलेटिंग टू द इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताएंगे इंसॉल्वेंसी का मतलब, फॉर द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कंपनीज एंड एलएलपीज अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो किस चीज, लॉज किससे रिलेटेड लॉज देखेगी, यहाँ मैं लॉज लिख नहीं पाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, लॉज रिलेटेड टू
लॉज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी, और यहाँ आप नीचे इंसॉल्वेंसी का ब्रैकेट में मतलब लिख दो, ठीक है, क्या होता है। और एक इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पढ़ लो। ये क्या कह रहा है, नो क्रिमिनल कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन any suit or proceeding in respect to any matter which the tribunal or the appellate tribunal is empowered to determine by under this act or any other law for the time being in force, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action or taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this act or any other law for the time being and being enforced by the tribunal or appellate tribunal। इस पूरी जो बकवास लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि भाई साहब, कोई भी दूसरा कोर्ट है, ठीक है, जब तक वो ट्राइब्यूनल यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जब तक ऑथराइज नहीं कर सकता उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। पूरी कहानी का निचोड़ ये है, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल बेंच पता होनी चाहिए। ट्राइब्यूनल की 16 बेंच है, सिर्फ ये पता होना चाहिए, सबके नाम लिखने की याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 6 बेंच आपकी दिल्ली में है और एक प्रिंसिपल बेंच जो सी मेन बेंच है वो आपकी दिल्ली में है, बस ये याद रखना, ठीक है। बस इतनी सी बात। उसके बाद आता है सर हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है, 2016, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आईबीसी कोड, आईबीसी 2016, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड समझने से पहले आपको इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इसका मतलब है क्या। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है सर, कि इंसॉल्वेंसी का लिटरल मीनिंग होता है वैसे इमरजेंसी, ठीक है। अब सपोज करो आपने किसी से पैसे लिए, सपोज करो 1 करोड़ रुपए ले लिया आपने किसी से, ठीक है। आपने सोचा था कि इसके 1 करोड़ के मैं 4 करोड़ बनाऊंगी, ठीक है। अब हुआ क्या सर, ना वो 4 करोड़ बना पाए आप और 1 करोड़ भी ना बना पाए, यानी कि, ठीक है, और आपका सारा पैसा लग गया बिजनेस में, ठीक है। और आपने जो लोन लिया था 1 करोड़ रुपए का वो आप चुका नहीं पाए, ठीक है, चुका नहीं पा रहे हो, तो यानी किसी कैसी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी वाली, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी। जैसा ही लिखा हुआ है, अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स और कंपनीज अनेबल टू रीपे द आउटस्टैंडिंग डेब्ट, मतलब जो उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है वो चुकाने में असमर्थ हो जाए, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी, ठीक है। और बैंकरप्सी का तो मतलब पता ही होगा, दिवाला निकलना, यानी कि भाई साहब आप पूरी तरह नंगे हो गए कि भैया मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा तो दिवाला निकल चुका है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो जैसे कि लिखा हुआ है, बैंकरप्सी मीन्स अ सिचुएशन वेयर बाय, जब कोर्ट डिक्लेयर कर देता है, अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन डिक्लेयर्ड अ पर्सन एंटिटी इज इंसॉल्वेंट, ठीक है, हैविंग पास्ड एप्रोप्रिएट ऑर्डर टू रिजॉल्व इट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर्स, दैट इज बैंकरप्सी। मतलब एक लीगल डिक्लेरेशन होती है, जब कोर्ट, आपने सुना होगा ना, बैंक क्या कहते हैं, कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि यार इस बंदे का दिवाला निकल चुका है, ये बंदा बैंकरप्ट हो चुका है, ठीक है, यानी लीगल डिक्लेरेशन ऑफ वंस इनएबिलिटी टू पे ऑफ द डेट्स, ठीक है, मतलब जब लीगली डिक्लेयर हो जाए कि ये बंदा बैंकरप्ट है, इसका दिवाला निकल चुका है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 किसके बारे में है। पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि ये अमेंड हुआ था, कब हुआ था सर, 2016 वाला कोड 2019 में अमेंड हुआ था, ठीक है। इसका एम क्या था, टू रिमूव सर्टेन डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस टू रियलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कोड एंड टू फर्दर ईज डूइंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। 2019 में ये अमेंड हुआ था। उसका एम क्या था अमेंड होने का, यानी उसमें जो संशोधन किया गया था उसका एम क्या था, बेसिकली टू रिमूव सर्टेन डिफिकल्टीज, कुछ डिफिकल्टीज, कुछ जो दिक्कतें आ रही हैं उसको रिमूव किया गया, ठीक है, जो कि फेस कर रहे थे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के दौरान, ठीक है। एंड टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोड एंड टू फर्दर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि बिजनेस में इजीनेस लाई जाए, ठीक है, कुछ रियायतें लाई जाए जिससे बिजनेस करना आसान हो जाए, ओके। ये पर्पस था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, ठीक है, कि मतलब कि क्रेडिटर्स को भी, जो बेचारे उधार दे रहे हैं कि भाई हम आपको बिजनेस खोलने के लिए आपको उधार दे रहे हैं, उनको भी दिक्कत ना हो कल को, कि वो किसी को वो ये नहीं हो कि वो
कल को किसी को उधार देने में डरे कि यार यहाँ की तो इंडियन कंपनीज के तो वो दिवाले निकल जाते हैं, तो इसलिए मार्केट में हमें लोन ही नहीं देना, ठीक है। तो ये कोड क्या मेक श्योर करता है कि कोई भी इस तरह की अगर फ्यूचर में कोई सिचुएशन आती है, मतलब कि बंदे की दिवाला निकलने वाली सिचुएशन आती है, तो उस केस में ये बैंक्रप्सी कोड इस तरह से बनाया गया है जिससे बिजनेस भी आसानी से हो जाए और क्रेडिटर्स को कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है, जो लोग उधार दे रहे हैं कि यार कल को हमारे पैसे नहीं फंसेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है टू एम टू कंसोलिडेट ऑल लॉज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, जितने भी कानून हैं इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से रिलेटेड सबको कंसोलिडेट करना यानी इकट्ठा करना। और दूसरा टू टैकल द एनपीएस दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसा कि लिखा हुआ है आईबीसी का एम क्या टू कंसोलिडेट all laws related to I and B, that is insolvency and bankruptcy, and tackle the NPAs, that is non-performing assets, because these are the problem that has been pulling इंडियन इकोनॉमी डाउन फॉर ईयर्स। क्योंकि ये वाली दिक्कत आ रही है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी की, जिस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था काफी सालों से नीचे की तरफ गिरती जा रही है, ठीक है। आपको पता होगा आपके घर के पास भी इवन की कहीं नॉन टू में आपके होंगे लोग लोन ले लेते हैं, वापस नहीं देते गवर्नमेंट का, जिस वजह से भाई साहब बहुत दिक्कत आ रही है बैंकों को। होंगे कोई पक्का कोई है आपके वहां पे कि सारे ही दे देते हैं, चुका देते हैं लोन? है ना। बहुत सारे लोग होते हैं यार लोन नहीं चुका पाते, ठीक है। तो रिसेंट अमेंडमेंट्स जो हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में 2019 में अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे लिखा हुआ मैंडेट इन 2019, ठीक है। तो वो अमेंडमेंट क्या हुई है, वो जो संशोधन हुए हैं उसका पर्पस क्या था? पहला सर पर्पस क्या था कि बॉटल नेक्स रिमूव करनी। बॉटल नेक समझते हो? मतलब कुछ भी दिक्कतें हैं, कुछ भी परेशानी है, सपोज करो जिससे वजह से क्रेडिटर्स को या बोरोवर्स को कोई परेशानी ना हो, वो बॉटल नेक्स रिमूव किए हैं। बॉटल नेक्स को क्रॉस मार दिया, मतलब बॉटल नेक्स रिमूव किए हैं। दूसरा क्या है सर? स्ट्रीमलाइन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को एक पर्टिकुलर उसमें लाया जाए, क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन में लाया जाए। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है कि एक कतार में लाया जाए बेसिकली, ठीक है। कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है? प्रोटेक्ट द लास्ट माइल फंडिंग इन ऑर्डर टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियली डिस्ट्रेस सेक्टर, मतलब कि जहां मतलब जो लोग क्या कहते हैं, कई लोग बहुत दूर दूर होते हैं ना जहाँ लोन की फैसिलिटीज नहीं होती, तो वो कहते हैं उस जगह पे भी लोन प्रोवाइड कराया जाए जो कि फाइनेंशियली डिस्ट्रेस सेक्टर है, मतलब जिनको लोन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है, जिस वजह से क्या हो, इन्वेस्टमेंट बूस्टअप हो। जैसे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट द लास्ट माइल फंडिंग। यार ये टेडी बियर कहाँ आ गया? ये मेरी गुड़िया का टेडी बियर। एनीवेज भाई पिक्चर में कहाँ से आ गया? तो जैसे कि लिखा हुआ है प्रोटेक्ट द लास्ट माइल फंडिंग इन ऑर्डर टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियली डिस्ट्रेस सेक्टर्स, ओके। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सर? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उद्देश्य क्या है बेसिकली? लाइट आ चुकी है, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं हम। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? पहला ऑब्जेक्टिव ये है कंसोलिडेट एंड अमेंड ऑल एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी लॉज इन इंडिया, मतलब जितने भी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड लॉज हैं, जितने भी इमरजेंसी सिचुएशन, इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन से रिलेटेड लॉज हैं, उनको कंसोलिडेट किया जाए, इकट्ठा किया जाए और अमेंड किया जाए जितने भी एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी लॉज हैं, ठीक है। वो कहते हैं सिंप्लीफाई कर दो भाई साहब आईबीसी की प्रोसीडिंग्स, यानी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड की जो प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दो, आम आदमी को भी समझ आ जाए कि भाई साहब ये चीज होगी तो ये होएगा, ओके। तीसरा है सर प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग स्टेक होल्डर्स इन अ कंपनी। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं सर? जिन्होंने शेयर वगैरह खरीदे होते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के, कि भाई साहब उनको भी नुकसान ना हो, और जो क्रेडिटर्स हैं यानी कि जो बेचारे लोन दे रहे हैं, ठीक है, उनको भी नुकसान ना हो, उस तरह से ऐसी व्यवस्था की जाए, कानूनी व्यवस्था की जाए। चौथा क्या है सर? रिवाइव कंपनी इन अ टाइम बाउंड मैनर, मतलब जिस कंपनी का दिवाला निकला है ना भाई साहब उसको भी बेचारी को रिवाइव करो,
सपोज करो कहीं पर कोई दिक्कत आ ही जाती है, बंदा वो कहता है ना कई बार किस्मत का मारा है, ये बेचारे ने धोखा नहीं किया, ये बेचारा किस्मत का मारा है। वो कहते हैं ना, जैसे मम्मियाँ कहती है हमारा बच्चा पढ़ता बहुत है लेकिन बेचारा किस्मत का मारा है, इसके नंबर नहीं आते। ऐसा होता है ना। तो ये भी बेचारी कंपनियां हैं जो किस्मत की मारी हैं, तो उनको रिवाइव करना दोबारा से, ठीक है ना। जैसे कई बच्चे होते हैं बेचारे, मम्मियाँ कहीं सुनी होंगी आपने, इस तरह बोलती हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता बहुत है, दिमाग बहुत तेज है इसका, बस नंबर नहीं आते, पता नहीं क्या चक्कर है। ऐसा बोलती है ना, पढ़ता तो बहुत है, दिमाग बहुत तेज है, सारी चीजों में दिमाग लगता है, लेकिन नंबर नहीं आते, पता नहीं बस। अगर पढ़ने लग गया ना बस नंबर, तो फिर इसके पूछो मत, 100 में से 110 आ जाएंगे। तो इस तरह की बेचारे कंपनीज को रिवाइव किया जाए दोबारा से, ठीक है। पांचवा है सर, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब लोगों में एक एंटरप्रेन्योर की भावना जगाओ कि भाई साहब आप भी बिजनेसमैन बन सकते हो, आपको लोन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक आपके साथ खड़ा है, बोलो आपको कितना पैसा चाहिए, एक खोखा दो खोखा, ठीक है। छठी बात क्या है, रिलीफ टू क्रेडिटर्स, मतलब जो भी लोन देने वाले हैं उनको एक रिलीफ मिला जाए। इंक्रीज द क्रेडिट सप्लाई इन द इकोनॉमी, ताकि वो इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में क्रेडिट सप्लाई करें। ओके। सातवां पॉइंट क्या है, सेटअप आईबीसी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड एक सेटअप करो भारत में, ठीक है, जो इस तरह के चीजों को देखें, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से रिलेटेड, ठीक है। आठवां पॉइंट क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, मतलब जितने भी कॉर्पोरेट पर्सन है, ठीक है, जितनी भी कंपनियां हैं, उनकी वैल्यू, उनके एसेट्स की वैल्यू की मैक्सिमाइजेशन करो। ओके। मतलब उसकी आइडेंटिफाई करो कि भाई साहब उसके पास जो एसेट्स हैं जो कंपनी के, उसकी क्या वैल्यू है। ओके। ताकि कल को दिवाला निकल जाए तो उसको बेच बेच सकें, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सी है, मतलब कि इस चीज को देखने के लिए जो भी इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी के कांड होंगे, दो तरह की हैं सर बॉडी, याद रखना है आपने। पहली है एनसीएलटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फॉर कंपनीज एंड एलएलपीज, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, ये भी एक तरह की कंपनीज होती हैं जिनको नाम दिया होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। और दूसरा है सर डीआरटी, दैट इज डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, नाम से क्लियर है ना, डेट रिकवरी मतलब कोई कर्ज किसी कंपनी के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका कर्ज कैसे रिकवर करना है, मतलब कोई बैंक ने सपोज किसी को लोन दिया हुआ है, यानी बैंक के ऊपर कर्ज मतलब उस कंपनी के ऊपर कर्ज चढ़ चुका है, ठीक है, बैंक का कर्ज चढ़ चुका है, तो वो डेट, वो जो कर्ज बैंक ने दिया हुआ है उसको रिकवर कैसे करना है, तो दैट इज मेंट फॉर डीआरटी। DRT is meant for basically that thing, okay, and DRT is basically for individuals और पार्टनरशिप फॉर्म्स, ठीक है। आपका होमवर्क है, आपको डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बारे में R&D करना है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। एनसीएलटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और बताओ सर इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो। देखो इस चैप्टर की शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था, इस चैप्टर का जिस्ट क्या है, इस चैप्टर का जो जिस्ट है वो ये है बेसिकली, प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो आपको एनपीएस के बारे में पता होना चाहिए, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप देख सकते हो। जिसने नहीं किया, जिस बच्चे को नहीं पता, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, सूनर और लेटर आई विल टेक्स्ट यू, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे होते हैं ना, वो नाराज हो जाते हैं, उनको फटाफट से रिप्लाई ना करो तो पता नहीं, अब नाम नहीं लूंगा मैं, कल बच्चे का एक मैसेज आया, तो अब क्या होता है ना, आप कहीं बिजी होते हो कई बार, तो आप रिप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप बार बार मत, मैं इतना समझदार इंसान हूँ कि आप एक बार मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, ऋतिक रोशन की भी रिप्लाई नहीं कर रहा, लड़के कमेंट कर रहे हैं सर यू आर लुकिंग गुड, करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, कई बार बंदा बिजी होता है, जैसे ही वो बिजी उसका खत्म होगा, स्केड्यूल से फ्री होगा, आपको रिवर्ट जरूर आएगा, ठीक है। ये मत करो हाय सर कर क्यों नहीं रहे रिप्लाई, मतलब बच्चे ऐसे ऐसे मैसेज करते हो, हाय सर आप तो भाव खा रहे हो, अरे भाव खाने की बात नहीं है, टाइम मिलेगा तो पक्का करेंगे, ठीक है। कई बार बंदा फंसा होता है इन चीजों में। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, एनपीए से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, जिसको नहीं पता तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आपको एनपीए की स्लाइड व्हाट्सएप कर दी जाएगी। दूसरा आईपीसी कोड मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। रेगुलेटरी बॉडीज दो कराई हैं आपको, डीआरटी और एनसीएलटी। एनसीएलटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, डीआरटी आपका होमवर्क है। सेकंड थिंग इज पॉलिसी स्कीम्स और डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, आईबीसी कोड वगैरह के बारे में पढ़ो प्रॉपर, ठीक है। पॉलिसीज पढ़ो, एनपीज
से रिलेटेड, जैसे कि आप बेसल नॉर्म्स पढ़ सकते हो, ठीक है, एनपीए रिकवर कैसे कर रहे हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ बैंकिंग सिस्टम में। ओके, और इस चैप्टर का इसमें चैप्टर में मेन टर्म्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। इस चैप्टर का निचोड़ ये है कि भाई साहब रेगुलेटरी फॉरबियरेंस यानी जो रियायत दी थी वो एक इमरजेंसी मेडिसिन है, उसको एज अ स्टेपल यूज मत करो। इस चैप्टर में मेन टर्म्स कौन सी, जैसे लोन मॉरिटोरियम के बारे में पक्का पूछ सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल की ही बात है, ठीक है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। लोन मॉरिटोरियम के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और एवरग्रीनिंग ऑफ लोन के बारे में पता होना चाहिए। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन का मतलब क्या होता है, दैट इज कंपनीज टेकिंग न्यू लोन टू रीपे द प्रीवियस लोन, ठीक है। ज़ॉम्बी लैंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज़ॉम्बी बेसिकली किनको बोला गया, वीक और सब प्राइम बोरोवर्स जो कि बैंक से नए लोन की उम्मीद करते हैं दोबारा। ओके, फॉरबियरेंस के बारे में आपको मैंने समझाया, ज़ॉम्बीज के बारे में बताया, ज़ॉम्बीज इसको बोलते हैं, ठीक है। पॉलिसी लेसन, हमने क्या नीति पाठ पढ़ा, मतलब क्या कोरोना रिकवरी के दौरान हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए कि भाई साहब ये जो लोन मॉरिटोरियम लोन स्ट्रक्चरिंग की रिलैक्सेशन है ये खत्म होनी चाहिए, जैसे कि लिखा हुआ आपातकाल खत्म होने के बाद इस प्रकार की क्षमा रियायतों को तुरंत बंद करना चाहिए। ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज द इकोनॉमी रिकवर सच फॉरबियरेंस मस्ट बी स्टॉप एंड बैंक शुड बी ऑर्डर टू कंडक्ट द AQR, दैट इज एसेट क्वालिटी रिव्यू, एंड टेक द करेक्टिव मेजर्स अकॉर्डिंगली। ओके, बैंक के ऑडिटर को सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि एवरग्रीनिंग और ज़ॉम्बी लैंडिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, उनके दिमाग में एक डर की भावना, भय की भावना भी होगी, और एक पॉजिटिव इंसेंटिव वाली भावना भी रहेगी कि भाई साहब अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें सजा मिलेगी और बढ़िया काम करेंगे तो हमें इंसेंटिव मिलेगा। ओके, एंड एनसीएलटी जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसको फर्दर एम्पावर करना चाहिए टू फॉर इनफोर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स अंडर द कंपनीज एक्ट। ओके, एनसीएलटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और उसके बाद आया सर आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी मतलब सिचुएशन वो जहाँ पे इंडिविजुअल कंपनी अपना जो पुराना कर्ज है वो चुकाने में असमर्थ है, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंसी। बैंकरप्सी मतलब दिवाला निकल गया, जब कोर्ट ही डिक्लेयर कर देगा कि भैया, लीगल डिक्लेरेशन हो जाएगी कि भैया ये बंदा अब कर्ज नहीं चुका सकता, उसको बैंकरप्ट बोलेंगे। तो बताइए सर, इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो बताइए। हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं, 7, 8, 9, 10, 4 चैप्टर हो चुके हैं, 6 रह गए हैं हमारे। तो आपका इकोनॉमिक सर्वे खत्म हो जाएगा, आई होप नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाए। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए सर, देवी और सज्जन, डाउट हो तो बताइए। अरे बोलो कल, अरे बताओ यार, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो डाउट, अरे क्या बात है यार, तुम तो बड़ी होशियार बच्चे हो यार। ठीक है, तो कल मेरे को क्या कहते हैं,